औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हमारे चल रहे थे उसका पेज नंबर 228 से मॉड्यूल 2.4 फार्माकोलॉजी अद्वियात का इल्म होता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। जो मिडवाइफ हैं CMW उनको कुछ अद्वियात रखने की इजाज़त भी होती है। और एमरजेंसी सिचुएशन में मिडवाइफ क्योंकि उस औरत को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के दौरान औरत की मददगार होती है, तो उस मदद के दौरान कुछ अद्वियात का इस्तेमाल भी उसको आना चाहिए। तो वो सारी अद्वियात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल भी बनता है आपका। तो उन्वानात हम क्या देखेंगे इसमें, फार्माकोलॉजी के मुताले की अहमियत हमें इससे पता चलेगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अद्वियात के अहम ग्रहों के नाम और इनके काम पता चलेंगे। अमूर ज़चगी में अहम अद्वियात के नाम ले सकें और इनकी वजाहत कर सकें, ये भी मिडवाइफ इस काबिल हो जाएगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद। अद्वियात देते वक्त मिडवाइफ की ज़िम्मेदारियाँ और उनकी वजाहत हो जाएगी। मॉडल पर दुरुस्त तरीके से उज़ला में टिके, उज़ला कहते हैं बेटा इंग्लिश उर्दू में उज़ला कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे पट्ठे, या इंग्लिश में कहेंगे मसल्स। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के ज़रिए अद्वियात देने का अमली और ज़ेर निगरानी टीका लगाना ये भी सीख जाएंगी जो हैं फ़ीमेल जो कि CMW बन रही हैं। और शेड्यूल प्लान में फार्माकोलॉजी का तारुफ देखेंगे और इसकी अहमियत देखेंगे। अद्वियात की इकसाम देखेंगे, कौन कौन सी किस्म की अद्वियात होती हैं। अद्वियात देने के तरीके बशमूल मिकदार की फरमाइश भी, किस तरीके से कितनी मिकदार में दवा देनी है, 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम कैसे पैमाइश करेंगे या कैसे पढ़ेंगे उसको। और अगर इंजेक्शन है तो उसमें 1 cc 2 cc 3 cc कैसे दे सकेंगे। और अमूर ज़ची की अहम अद्वियात कौन कौन सी है वो देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम, यानी जो हामला औरत है उसको देने के लिए कौन कौन सी अद्वियात होती हैं। हमल के दौरान दवा तजवीज़ करते हुए और दवाई देते हुए या याद रखने वाले अवामिल और अमूमी मुदर असरात, यानी अद्वियात के जो गलत असरात हैं वो भी पढ़ेंगे, साइड इफ़ेक्ट जिनको कहते हैं। कोई भी दवा देते वक्त मिडवाइफ की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी ये भी पता होना चाहिए। महारत हासिल करना, महारत अभी हासिल करवाएंगे उसको, इंजेक्शन लगाने की, दवा देने की, दवा लगाने की सारी चीज़ें, और दोहराई रिवीजन भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा इस मॉडल का हिस्सा हैं। हम तो आपको लेक्चर देंगे और लेक्चर में ही समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएं। तो ट्रेनिंग के तरीक़ों में क्या होगा, मुतम्मल लेक्चर, लेक्चरार लेक्चर देगा, बहस व मुबाहिसा होगा, चार्ट बनेंगे, ग्रुप वर्क होगा, फार्मेसी का विज़िट करवाएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे रखनी है और क्या क्या काम होते हैं, और रोल प्ले होगा। फिर दोहराई में बेटा अहम पैथोजेंस को बयान करेंगे। पैथोजेंस कहते हैं ऐसे जरासीम जो बीमारी फैलाने की ताकत रखते हो, पैथोजेंस कहलाते हैं। हमने इससे पिछले चैप्टर जो हमारा था माइक्रोबायोलॉजी उसमें हमने पैथोजेंस को तफसील से देखा, और इनके अशकाल बनाएंगे, शक्लें कैसी होती हैं। आम पैथोजेंस से होने वाली बीमारियों के अक़साम बयान करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के तरीक़ों की वजाहत होगी। हाथ धोने के दुरुस्त तरीक़ों का अमली मुज़ाहरा करेंगे। हाथ धोना भी एक फ़न है बेटा, बहुत सारी फ़ीमेल या मेल हाथ धोते नहीं, बस साबुन लगाया और फ़ौरन ही पानी के नीचे कर दिया, उनको अच्छे से मसलते ही नहीं है उसको। ये सेप्टिक तरीक़े का इस्तेमाल का अमली मुज़ाहरा करेंगे। ये सेप्टिक तरीक़ाकार कहते हैं जरासीम से पाक तरीक़ाकार, ताकि जो औरत है जो हामला है उसको कोई जरासीम का हमला ना हो। जरासीम का हमला इतना सख्त भी हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। और जिनसी तौर पर फैलने वाले जरासीमों को बयान करेंगे और इनकी रोकथाम के तरीके देखेंगे। जिनसी तौर पर कहते हैं औरत से मर्द को और मर्द से औरत को लगने वाले जो बीमारियां हैं उनको कहेंगे जिनसी तरीक़ों से फैलने वाली बीमारियां। तो ये था हमारा तारुफ बेटा थोड़ा सा। तो अब हम फार्माकोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे। असल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो भी आपको उसका इल्म होना ज़रूरी है। तो पहले फार्माकोलॉजी में अद्वियात के इल्म की साइंस को फार्माकोलॉजी कहते हैं, ये उसकी तारीफ़ है। यानी ज़ाहिर बात अद्वियात का साइंसी इल्म फार्माकोलॉजी कहलाता है। अपने अल्फाज में लिख दें। अद्वियात देने के तरीके, इसको कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबको आने चाहिए बेटा। पहले तो आप नाम याद रख लें। पहला है टॉपिकल। टॉपिकल कहते हैं जिल्द के ऊपर दवाई लगाना। फिर होता है मुंह के ज़रिए, इसको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मुंह के ज़रिए दवाई देना, जिसमें हमारे सिरप, कैप्सूल, गोलियां आ गई। फिर वरीद में टीका लगाना, इंट्रावेनस, रग में टीका इसको कहते हैं। जिल्द के नीचे सबक्यूटेनियस टीका लगाना और जिल्द के अंदर इंट्राडर्मल टीका लगाना। और एनीमा होता है जो है उसके लिए दिया जाता है पखाने के रास्ते बेटा, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए। तो ये आप जो है साथ के साथ लिख भी लें। अब इनकी तफसील देखते हैं। तो टॉपिकल क्या है, जिल्द के ऊपर कोई दवा लगाना, जैसे मालिश करते हैं, जैसे डाइक्लोरान जेल जहाँ दर्द है वहाँ लगाएंगे तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, यानी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर लगाया जाएगा। मकामी जगह, इसी जगह पर असर और
करेगी दवा जहाँ पर दर्द होगा या कोई भी जैसे जलन हो रही है, या हम जैसे रगड़ लग गई तो पायोडीन लगाते हैं, तो उसी जगह पे असर करेगी जहाँ रगड़ लगी है। तो दवा बराह रास्त जल्द या म्यूकस मेम्ब्रेन पर जहाँ इसका काम हो लगाई जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, टॉपिकल। और मुंह के ज़रिए ओरल कैविटी के ज़रिए जो दवाएं दी जाती हैं, ये ओरल रास्ता है, मुंह का रास्ता। दवा मुंह के ज़रिए दी जाती है, जबकि दरकार असर जिस्म के तमाम निज़ामों पर होते हैं। यानी जैसा कि दवाई हमने सर के दर्द की खाई तो पेट में, और दर्द जो है वो सर का ख़त्म हुआ है, तो ये हुआ क्या, दवाई गई है हमारे स्टमक में, वहाँ जाके मेल्ट हुई है, मेल्ट होके हमारे निज़ाम दौरान खून में शामिल होके, और जहाँ उसने असर दिखाना था यानी सर में, वो पहुँच गई है और काम कर दिया है। फिर आ जाएगा उज़ला में टीका यानी इंट्रामस्कुलर टीका। दवा टीके के ज़रिए उज़ला यानी पट्ठों में लगाई जाती है, मसलन कंधे का मसल यानी डेल्टॉयड मसल्स में दाखिल की जाती है, और ये हिप पे, कूल्हे पे भी लगता है टीका। फिर आ जाएगा वरीद में टीका या इंट्रावेनस इसको कहेंगे बेटा। दवा टीके के ज़रिए वरीद या वेन में दाखिल की जाती है। और जिल्द के नीचे यानी सबकुटेनियस टीका, दवा टीके के ज़रिए जिल्द के नीचे दाखिल की जाती है, मसलन एलर्जी की वैक्सीन और बावलेपन की वैक्सीन, जिसको रैबीज़ कहते हैं बेटा, कुत्ते के कांटे की बीमारी रैबीज़ कहलाती है, उसकी वैक्सीन ये ज़ेरें जिल्द लगाई जाती है। फिर आ जाएगा जिल्द के अंदर यानी इंट्राडर्मल इंजेक्शन, दवा टीके के ज़रिए जिल्द में दी जाती है, मसलन खसरे की वैक्सीन इसी तरह दी जाती है। फिर आ जाएगा एनीमा। एनीमा कहते हैं बेटा, एक होता है अनीमिया, अनीमिया खून की कमी है, ये अनीमा है। अनीमा जो है ये एक दवा बनी बनाई होती है, एक बोतल में आती है, और आप कहें जाके मेडिकल स्टोर पे तो वो अनीमा होता है। और मैं दिखाता हूँ आपको अनीमा। ये देखें बेटा, ये अनीमा होता है, ये इस तरह की पैकिंग में आता है, बोतल में मिलता है, और इसके आगे ये ट्यूब सी बनी होती है, ये डाल के इसके आगे, और ये सारा महलूल पखाने के रास्ते इंटर कर देते हैं। ये देखें, ये पखाने के रास्ते में यहाँ इंटर होता है, ये इस तरीके से इस पोजीशन में लटा के, और सारा इस महलूल को पखाने वाले सुराख में लगा के और इंटर कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद पखाना आ जाता है। तो ये भी जो है अद्वियात देने का जो रूट है बॉडी के अंदर, तो ये अनीमा है। ठीक हो गया। फिर आ जाएंगे बेटा दवा देने के तरीके, अद्वियात देने के जो तरीके हैं। इसमें अद्वियात देने के तरीक़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आम मुखफ़िफ़ात ये अहम हैं बेटा। इंट्राडर्मल रूट जो है आईडी इसको कहेंगे, इंट्रामस्कुलर रूट को आईएम या आई.एम ऐसे लिख देते हैं, इंट्रावेनस को आईवी या आई.वी ऐसे लिख देंगे। जो रग में टीका लगेगा, मसल वाला, गोश्त वाला, इंट्रावेनस रग वाला टीका है। ओडी का मतलब है दिन में 1 मरतबा, वंस इन अ डे। ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे, दिन में 2 मरतबा होगा। बीआईडी बाई इन अ डे या बीडी हैं, दिन में 3 मरतबा हो तो ट्राइस इन अ डे। टीडीएस, ठीक है, 3 टाइम्स, टीडीएस का मतलब 3 टाइम्स, या टीआईडी का मतलब थ्राइस इन अ डे, 3 मरतबा दिन में दवाई देनी है। जैसे कोई दवाई देनी सुबह दोपहर शाम तो टीआईडी हो गया, सुबह शाम देनी है तो बीआईडी हो गया है। क्यूआईडी क्वार्टर इन अ डे, 4 मरतबा देनी है तो क्वार्टर इन अ डे हो गया। और रात को सोने से पहले देनी है। हेक्ट या एचएस, ऐसे टी या एचएस लिखेंगे इसको, और हस्बे ज़रूरत कहेंगे एसओएस। ठीक है। और ज़ुबान के नीचे देनी है, रखनी है। 2 टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखी जाती हैं। चेस्ट पेन हो तो एंजिसिड रखते हैं, बीपी हाई हो तो कैप्रोटीन रखते हैं, ये ज़ुबान के नीचे। इसको कहेंगे सब लिंगुअल, एस से सब, एल से लिंगुअल, लिंगुअल ज़ुबान को कहते हैं बेटा। मकामी लगानी है तो एलए, इसको कहेंगे लोकल एप्लीकेशन एलए। और फौरी तौर पर 1 मरतबा लगानी है स्टेट, इसको कहेंगे। टैबलेट गोली के लिए शॉर्ट में लिखते हैं टैबलेट बेटा टीएबी, और कैप्सूल को भी शॉर्ट में सीएपी लिखते हैं। इंजेक्शन टीके के लिए आईएनजी शॉर्ट में लिखते हैं। सिरप शरबत के लिए शॉर्ट में एसवाईपी लिखते हैं, ये आपको एब्रीविएशन पता होने चाहिए। और सस्पेंशन है या सियाल माया जिसमें गैर हलशुदा ज़रात हों, यानी उसको सस्पेंशन कहेंगे, तो साथ में उसको एसएसपी एसयूएसपी लिखेंगे, सस्पेंशन। और ऐसी दवाई के ऊपर लेबल पे लिखा होता है ये ज़र्रात दवा का हिस्सा है, इन्हें ज़ाया मत करें। कुछ लोग कहते हैं यार ये इसके तो ज़र्रे से इसमें नज़र आ रहे हैं, दाने से नज़र आ रहे हैं, दवाई ख़राब हो गई है। हालांकि ये दवाई के हिस्से होते हैं, ख़राब नहीं होती। दवा की अमूमी मिकदार पैमाइश क्या है? 1 चाय का चमचा, ये मारूजी बन सकती है बेटा। 1 चाय का चमचा कितना होता है? 5 ml। 5 ml दवा देनी तो 1 चाय का चमचा। और अगर एक खाने का चमचा है तो वह 10 ml हो गया। खाने वाला चमचा जो हम उसमें अपनी खाना बनाते हुए उसमें चलाते हैं, ठीक है, उसमें 10 ml होगी। 1 मिलीलीटर ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको मिकदारें भी पता होनी चाहिए। फिर आ जाएंगी
नबाताती अद्वियात यानी हर्बल मेडिसन, देसी अद्वियात जिनको कहते हैं बेटा। हर मुआशरे ने जड़ी बूटियों से फ़ायदा उठाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 4 बिलियन अफराद, दुनिया के 80% लोगों ने अपनी सेहत के लिए हर्बल मेडिसन का इस्तेमाल किया है। तो हर्बल मेडिसन के बेटा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अभी तक भी दुनिया में देख लो 80% लोग जो हैं वो देसी जड़ी बूटियों से फ़ायदा उठाते हैं, और हम लोग कहते हैं जी देसी नुकसान देती हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ बीमारियां जैसा कि बुलंद फिशार खून, जिसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, दमा, दर्द और दिल की बीमारियों का इलाज आजकल बाज़ार में दस्तयाब अद्वियात से किया जा रहा है, जिनमें कुछ नबाताती अंसर भी शामिल हैं। यानी कि दिखने में तो हमें वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ उन्होंने देसी अद्वियात शामिल की हुई हैं अंग्रेज़ी में ही। एफेड्रीन आ गया, एक जड़ी बूटी से बनती है जिसे एफिड्रा कहते हैं। ये दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए, आराम के लिए दस्तयाब अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। ये जड़ी बूटी है बेटा, नबाताती अद्वियात हैं ये। असली एफिड्रा 2000 साल से ज़ायद अरसे के लिए इन तकलीफ़ के इलाज के लिए रिवायती चीनी अद्वियात में इस्तेमाल की गई है। यानी 2000 साल हो गए हैं ये इस्तेमाल होती आ रही है एफिड्रा, और ये जड़ी बूटी है बेटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले एफिड्रा क्या होता है, या आपका हो सकता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में प्रैक्टिकल में पूछ लें आपसे एफिड्रा, तो आपने बताना है कि ये नबाताती दवा है, हर्बल मेडिसन है, और 2000 साल से चाइना की मुख्तलिफ जो है अद्वियात में इस्तेमाल हो रही है, और ये आम तौर पर दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए यूज़ होती है। फिर आ जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा कहते हैं बेटा ग्वार गंदल को, और बरडॉक आ गया, जो घरों गोखरों की किस्म का कांटों वाला पौधा है ये। और कैस्केरा सौग्राडा, ये कैस्केरा सौग्राडा ये इनके साइंसी नाम है। ये फिशर खोलान की खुश्क छाल है। कीमोमाइल, बाबूना, एक्नोशी और इवनिंग प्रिमरोज़, लहसुन, अदरक, सब्ज़ कहवा, पुदीना, दीवार की चिकनी छाल, ये दीवार नहीं है बेटा, देवदार होगा, ये दरख्त है, इसकी चिकनी छाल। और वो जड़ी बूटियाँ जो फिशार खून को कम करती हैं उनमें लहसुन, अदरक और अजवाइन है। ये सारी देसी हैं, और ये नबाताती अद्वियात है, पौधों से हासिल होती हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाएंगी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होती हैं बेटा बैक्टीरिया किलर, बैक्टीरिया को मारने वाली। पिछले चैप्टर में जो माइक्रोबायोलॉजी का था उसमें हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, और बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक्स। ये एक कीमियाई मरकब है जो कि जरासीम जैसा कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ की अफजाइश को रोकता है या ख़त्म कर देता है। इसलिए इस मरकब का काम एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, और एंटी फंगल फंजाई के ख़िलाफ़, और एंटी पैरासिटिकल पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। तो बेटा ये नाम अलग अलग है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक अगर होगी तो बैक्टीरिया को मारेगी, एंटी फंगल है तो फंजाई को मारेगी, एंटी पैरासाइट है तो पैरासाइट को मारेगी। तो इसमें क्या है इनके नाम बेटा, पेंसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है। ये जहाँ सलीन लगा होगा ये समझ लो आपकी एंटीबायोटिक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और सल्फस के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं बेटा, 2 किस्म के स्ट्रेप्टोकोकस जो है गोल बैक्टीरिया और चेन की सूरत में होते हैं, उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इनको मारने के लिए पेंसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं। फिर आ जाएंगी टेट्रासाइक्लिन्स, ये भी एंटीबायोटिक है बेटा। इनके आखिर में भी देख लें सिलिन्स लगा हुआ है, ठीक है। विब्रामाइसिन है, माइनोसिन है, ये सल्फिस क्लेमाइडील और मैक्रोलाइड, ये इन क्लेमाइडील इन्फेक्शंस और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, चेहरे के दानों और रिकेट्सियल, ये रिकेट्सियल है बेटा, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाएगा मैक्रोलाइड्स, ये भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं। और इरिथ्रोमाइसिन, ये सांस की नालियों के इन्फेक्शन, सिल्फस और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप ये अच्छे से याद कर लें बेटा तो आप देखेंगे सांस का मसला है तो एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करा देंगे, चेहरे पे दाने हैं तो विब्रामाइसिन और माइनोसिन यूज़ करवा देंगे, ठीक है। और अगर कोई इन्फेक्शन है तो पेंसिलिन, एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन यूज़ करवा देंगे। दवाइयाँ मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं, उस नाम के नीचे ये फार्मूला देख लिया करें कि अमोक्सिल जैसे है, अमोक्सिल बड़ी मशहूर दवा है तो उसके नीचे अमोक्सिसिलिन लिखा होगा, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, आप अच्छे से याद कर लें। फिर आ जाएंगी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये और जेंटासिन वगैरह, और टोब्रामाइसिन, ये कैनामाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी नाम है, माइसिन लगा हुआ है इनके साथ।
ये बैक्टीरिया जैसा कि एस्चेरिचिया कोलाई और कल्बिसिला और ख़ास तौर पर सोडोमोनास और एरिजिनोजोवा से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं ये एंटीबायोटिक। फिर हो जाएगा क्यूनालोन्स, ये पेशाब की नालियों के इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया से होने वाले इसहाल यानी दस्त, और गनोरिया, नसेरिया गनोरिया एक बीमारी है बेटा, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर सल्फोनामाइड्स आ गई, ये बैक्टीरियम, ये पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और दीगर एंटीबायोटिक्स जैसा कि मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल में होता है, ये फार्मूला फ्लैजेल का फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल है, निज़ाम हज़म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी एंटीबायोटिक आपको पता चल गई बेटा बैक्टीरिया को मारने वाली। फिर आ जाती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहते हैं दाफ़े दर्द अद्वियात, दर्द को ख़त्म करने वाली, पेन किलर भी कह सकते हैं। एनाल्जेसिक दवाइयों का ग्रुप दर्द को आराम पहुंचाता है। ये दवाइयां बहुत से तरीक़ों से दिमाग पर असर करती हैं। इनमें पैरास्टामोल, एसिटामिनोसिन, उर्दू में फिन लिखा हुआ है, इंग्लिश में सिन लिखा हुआ है। और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ गई, ठीक है। NSAIDs इनको कहते हैं, जैसा कि सिलिसाइटेट्स। और नारकोटिक ड्रग्स आ गई, नारकोटिक में थोड़ी सी नींद भी होती है बेटा, नशावर। एन से नारकोटिक, एन से नशावर, ऐसे याद कर लें, मसलन मार्फिन वगैरह शामिल हैं। तो ये सारी की सारी दाफ़े दर्द अद्वियात हैं एनाल्जेसिक। फिर आ जाएंगे कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स हैं बेटा, फ़ौरन असर करती हैं। ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का एक ग्रुप है, यह हार्मोन जिस्म में पैदा होते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड जिस्म के बहुत से निज़ामों पर असरअंदाज होती हैं, जैसा कि जहनी दबाव पर रद्दअमल, मुदाफ़ती रद्दअमल और सोजन पर कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़, प्रोटीन की तोड़ फोड़, खून में नमकियात, मिनरल्स की सतह और इंसान का रवैया। कार्टिकोस्टेरॉइड्स की तरह असर करने वाली कीमियावी तरीक़ा से बनी हुई अद्वियात बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि रसोली, एलर्जिक रद्दअमल, जोड़ों का दर्द और जल्द की बीमारियां वगैरह आ गई, ठीक है, इनमें इस्तेमाल होती हैं। इसकी मिसाल डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोन है बेटा। तो ये डेक्सामेथासोन, डेक्सा शॉर्ट में बोलते हैं, या प्रेडनिसोन, ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। और ये देख लो तकरीबन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए जाते ही डॉक्टर लाजमी डेक्सा और जो डैक्लोरान है वो मिक्स करके दे देते हैं। डैक्लोरान दर्द ख़त्म कर देगा और डेक्सा से जो भी अंदर को पंगे हो रहे हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आ जाएगा एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट कहते हैं बेटा दौरों को ख़त्म करने वाले अद्वियात। कई फ़ीमेल को दौरे भी पड़ते हैं, तो दौरों को ख़त्म करने वाली अद्वियात एंटी कन्वल्जेंट कहलाएंगी। एंटी कन्वल्जेंट दवाइयों का ग्रुप दिमाग में रगों की गैर मामूली गैर तिब्बी सरगर्मियों को कम करके मरीज़ में झटकों, दर्द, दौरों को रोकता है। और बारबिचुरेट्स आ गई, ये नींदावर होती हैं बेटा, सुकून आवर अद्वियात, सुकून देती हैं, जैसा कि फिनोबार्बिटोन और बेंजोडायाज़ापीन्स। ये नींदावर अद्वियात हैं बेटा, ये दौरों को भी रोकती हैं और सुकून भी देती हैं, जैसा कि वैलियम हो गई। वैलियम भी सुकून आवर है, नींद आवर है, झटकों वाली बीमारियों को रोकने और इनके इलाज के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सी तहकीकात से पता चला है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी कन्वल्जेंट अद्वियात के इस्तेमाल से खून में फॉलिक एसिड की मिकदार कम हो जाती है। फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है बेटा 5 मिलीग्राम वाली एक डब्बी में, तो वो दे दें। अगर आपने ये अद्वियात इस्तेमाल की हैं तो फॉलिक एसिड लाजमी साथ में चलाएँ। फॉलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9 को, और उससे खून की कमी हो जाती है। अगर आपने ये एंटी कन्वल्जेंट अद्वियात ली हैं तो आपने साथ में फॉलिक एसिड भी देना है। फिर आ जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात। एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात का ग्रुप तिब और फार्माकोलॉजी में बुलंद फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात की बहुत सी इकसाम हैं। आम तौर पर ये अद्वियात मंदरा झेल एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से काम करती हैं। खून की नालियाँ मंदरा झेल तरीके से खोल देने से, यानी खून की नालियाँ तंग होंगी तो बेटा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऐसी अद्वियात देंगे जो खून की नालियाँ खोल देगी। उनको कहते हैं वैजोडाइलेशन करना, यानी वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, खून की नालियाँ सिकुड़ी हुई हैं, ऐसी अद्वियात देंगे जो वैजोडाइलेशन कर देंगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो वो कौन सी नालियों को सिकुड़ने से रोक कर और नालियों को चौड़ा करके इस तरह खून शरीयानों में आसानी से गर्दिश करता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और दिल की धड़कन की रफ्तार या सिकुड़ने की ताकत को कम करके इस तरह शरीयानों में पंप होने वाले खून की मिकदार कम हो जाती है, और इसको कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव अद्वियात। उनमें कौन कौन सी है? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कहते हैं पेशाब आवर।
तो जो प्रेशर बेटा पानी की वजह से है, कुछ खून की वजह से है, तो पानी पानी निकाल दो, यानी पेशाब के ज़रिए पेशाब इनसे ज़्यादा आएगा और खून बच जाएगा और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे लासिक्स इंजेक्शन है, इस तरह के इंजेक्शन, तो डायूरेटिक्स दे देंगे, इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इजाफी नमकियात और पानी को जिस्म के टिश्यूज़ और खून में से निकाल कर पेशाब की सूरत में खारिज करने में गुर्दों की मदद करते हैं। ज़्यादा पेशाब करने से खून का हजम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। खून की नालियों की दीवारों में इजाफी नमक निकल जाने से खून की नालियाँ फैल जाती हैं, दो काम करती हैं। फिर आ जाएंगी दूसरी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा आ जाएगी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर लाजमी याद करना है, लाजमी बेटा, ये दिल की धड़कन की रफ्तार और दिल के सिकुड़ने की जो ताकत है कम करके ब्लड प्रेशर कम करती हैं। इनमें एंटिलोलॉल और प्रोपेनोलॉल ये शामिल हैं। ये बीटा ब्लॉकर के दोनों नाम याद कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा ब्लॉकर आ गए, ये खून की नालियों को ढीला करके फैलाती हैं। इनमें डेल्टाजिम और नॉनफेडिपिन शामिल हैं। नेफेडिपिम, नाइफेडिपिम इसको कहेंगे बेटा, नाइफेडिपिम है। तो आपको पता होने चाहिए बेटा डायूरेटिक्स क्या हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या हैं, और ये सारी की सारी अद्वियात ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ हो रही हैं। फिर चौथी आ जाएंगी आपकी अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स मिला के देना, ये खून की नालियों को ढीला करती हैं और दिल की धड़कन की रफ्तार को कम करती हैं। फिर आ जाएंगी सिंपैथिक नर्व्स इनहिबिटर्स, ठीक है। सिंपैथिक होती हैं दिमाग से आने वाली जो पैगामाती नर्व्स हैं उनको रोकने वाली। सिंपैथेटिक नर्व्स दिमाग से बरकी तहरीकों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये अद्वियात सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए दिमाग से शरियानों को सिकुड़ने का पैगाम पहुंचने से रोक देते हैं, और मिथाइल डोपा इसकी एक मिसाल है, ये दवा है। और छठी दवा आ जाएगी एस इनहिबिटर, इसको कहेंगे ACE इनहिबिटर, ठीक है। एस इनहिबिटर, एस मिला के पढ़ेंगे तो एस, और अकेला अकेला पढ़ेंगे तो ACE इनहिबिटर। ये अद्वियात एंजियोटेंशन की पैदावार को रोक देती हैं। एंजियोटेंशन वैज़ोकंस्ट्रिक्शंस है, यानी कीमियाई मादा जो खून की नालियों को सिकुड़ता है। इन अद्वियात के ज़रिए खून की नालियों का सिकुड़ाव कम हो जाता है। और इसमें कैप्टोप्रिल, जो मैंने कैपोटिन की मिसाल दी वो एक मिसाल है, ये एस इनहिबिटर है। तो ये सारी की सारी 6 अद्वियात हो गई, सारी ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए आ रही हैं। और सातवां आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये अद्वियात कैल्शियम को दिल और खून की नालियों के ज़लात और खुलियों में दाखिल होने से रोकती हैं, जिसके नतीजे में धड़कन की रफ्तार कम हो जाती है। अच्छा ये देखें बेटा, कैल्शियम एक दाखिल होगा तो साथ में 3 जो है ना वो सोडियम दाखिल होते हैं, और सोडियम दाखिल होगा तो पानी भी दाखिल होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कैल्शियम को ही रोक दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अद्वियात दे के, और खून की नालियाँ ढीली पड़ जाती हैं। आम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एमलोडोपिन है, जो बाज़ार में नॉर्वेसिक या लोडोपिन वगैरह के नाम से आती है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। फिर आ जाएगी 8वीं एंजियोटेंशन रिसेप्टर्स ब्लॉकर, इसको सॉर्टेंस भी कहते हैं। ये एंजियोटेंशन के फेल को रोककर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। एंटी हाइपरटेंसिव में ये बात मुश्तरक है कि ये अद्वियात हाई ब्लड प्रेशर को इस हद तक कंट्रोल करती हैं कि ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है। सर हल्का लगना, चक्कर महसूस होना या बेहोशी तारी होना ब्लड प्रेशर का नामुनासिब हद तक कम होने का पहला इशारा है। दीगर मुमकिन अलामात होश हवास का इख्तलाल और चकरा जाना और सर का दर्द वगैरह है, इनसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो नोट, हामला औरत में ब्लड प्रेशर कम होने से बच्चे को नुकसान का ख़तरा होता है, तो इतना भी ब्लड प्रेशर कम नहीं करना है कि उसको नुकसान हो जाए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही हाई है तो ये अद्वियात दें, वरना तो ना दें। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हाई रहना चाहिए, क्योंकि माँ का जो दिल है वो दो जानों को चला रहा है, एक माँ की खुद की जान और एक बच्चे की जान। क्योंकि बच्चे का दिल जो काम कर रहा है वो थोड़ा सा काम कर रहा है, बहुत थोड़ी मकदार में, लेकिन माँ के दिल से ही बच्चे का भी निज़ाम खून सारा का सारा चल रहा होता है। तो ये 8 अद्वियात थी बेटा, ये सारी की सारी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात थी। और नुकसानदेह आदात और अद्वियात जिनकी मिसालें क्या हैं बेटा, तंबाकू नोशी, कुछ औरतें जो हैं वो तंबाकू नोशी करती हैं, सिगरेट पीती हैं, हुक्का पीती हैं, आजकल तो पता नहीं क्या क्या कुछ बुरी आदतें आई हुई हैं, तो वो जो हैं ऐसी हामला औरतों के हमल को गिरने का सबब बन सकती हैं, मिसकैरेज हो सकता है।
अबॉर्शन हो सकता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन, मार्फीन, अफ्यून और भंग तमाम अद्वियात को नशे की अलालत या लत से मंसूब किया जाता है। ये तमाम बुरी आदतें हैं बेटा। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में सेहत से मुतल्लिक मसाइल की निगरानी करता है, इसकी 2002 की रिपोर्ट में एक अंदाजे के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में 26% मर्दों और 9% औरतों की मौत नशे की वजह से होती है। ये 2002 की रिपोर्ट है, यानी 100 में से 26 मर्द और 100 में से 9 औरतें इन नशे की वजह से मर रही हैं। बज़ाहिर तंबाकू के जो नुकसानदेह असरात को कम करने के लिए तंबाकू नोशी के पाइपों में ख़ास किस्म का सुराख खला होता है जिसमें से धुआं गुजरता है। यानी कि जैसा कि हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के पीछे एक फोम लगी होती है, तो धुआं उसमें से फ़िल्टर होके जाता है। या अगर हम हुक्का पीते हैं तो हुक्के में नीचे वाले पेंदे में पानी होता है, तो वो धुआं उस पानी से होके थोड़ा धुल के जाता है। तो नुकसानदेह असरात को कम करने के ज़रिए तो बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी बड़ा नुकसान होता है इनसे। हुक्का इंडिया में तंबाकू नोशी का पाइप है। सिगार या सिगरेट के दहकते हुए हिस्से का रुख मुंह के अंदर की तरफ करके उल्टी सिमत में तंबाकू नोशी की आदत इंडिया के बाज़ इलाकों, जनूबी अफ्रीका और फ़िलिपाइन में पाई जाती है। बिलखसूस देहातों में रहने वाली उदेड़ उम्र औरतें इस आदत में मुब्तला हैं। WHO के मुताबिक तंबाकू के बगैर छालिया चबाना भी मुंह के कैंसर का बायस है। यानी छालिया भी नहीं चबा सकते आप, छालिया भी सही चीज़ नहीं है। छालिया चबाना एक नशा है। हुकूमत पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि छालिया के पैकेटों पर सेहत के लिए ख़तरे से ख़बरदार करना ज़रूरी है, जैसा कि सिगरेट की डब्बियों पर ख़बरदार किया गया है। सिगरेट की डब्बियों पर आपने देखा होगा वो गंदा सा मुँह बनाया होता है या पैर बनाए होते हैं और कैंसर दिखाया होता है और ये लिखा होता है सिगरेट नोशी कैंसर का सबब बन सकती है, इसलिए जो है ये इससे बाज रहें, लिखा भी होता है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि छालिया के पैकेटों पे भी ऐसा ही कुछ बनाएं ताकि औरतें इससे बचें। बच्चों में छालिया के दाने सांस की नाली में फंसने से मौत वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान के नए कानून में 5 साल से कम उम्र बच्चों को छालिया बेचने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये बेटा था हमारा अद्वियात वाला सिस्टम, और अमूर ज़चगी की जो अहम अद्वियात हैं वो हम फिर जो है कल पढ़ लेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।